Good evening. Good evening to all of you. 2 दिन से ऑप्टिक्स ब्रेक था, रुका हुआ था और अब रे ऑप्टिक्स अंतिम मुकाम पर पहुंचने वाला है। लाइट का 3 घटना हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला रिफ्लेक्शन परावर्तन, दूसरा रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तीसरा डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपण और एक घटना और है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकीर्णन, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही कम दिया हुआ है और इस टॉपिक पर बहुत कम लोगों का विजन क्लियर होता है। इसी टॉपिक के आधार पर मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्वेश्चंस आकाश नीला दिन में क्यों दिखाई देता है का जवाब मिलता है। क्यों आकाश दिन में नीला दिखाई देता है, आंसर एक लाइन में देंगे तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान दिन में नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, सूर्य उगते समय और डूबते समय रेडिश कलर मतलब लाल धब्बा ऐसा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? इसका भी आंसर है एक लाइन में देके लोग निकल सकता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय एवं सूर्य डूबते समय लाल धब्बा रेडिश कलर दिखाई देता है। आंसर ये है, लाल रंग को खतरा के सिग्नल के लिए क्यों उपयोग किया जाता है। कहीं पर भी देखिए, रेलवे स्टेशन पर भी देखिए, अगर गाड़ी को रोकना है तो लाल बत्ती जलता है। क्यों? लाल ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं जलाता है? जहाँ जहाँ खतरा है उस जगह लाल का ही सिग्नल लाल रंग का ही सिग्नल क्यों दिया जाता है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? एक लाइन में बिना समझे बुझे आप आंसर दोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सिग्नल लाल रंग का, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो ये सब इस तरह से अगर जवाब देते हैं तो ये सब माइंड ऑपरेशंस टाइप से आपको आंसर मिल रहा है और आप एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये भी उठता है, मेघ उजला क्यों दिखाई देता है? ये सारी जो घटना है ये सब नेचुरल फिनोमिना है। क्या है ये? नेचुरल फिनोमिना है। ये नेचुरल फिनोमिना जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को साइंटिस्ट सबसे पहले रेलेज ने बताया है, इसका रिलेशंस बताया है जो कि हम लोग देखेंगे, लेकिन वो भी 100% क्लियर नहीं कर पाया था। फिर बाद में हमारे इंडियन साइंटिस्ट, हमारे देश के, जिसे भारत रत्न का भी सम्मान मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था 1928 ईस्वी में, जिसका नाम था सीवी रमन। सर की भी उपाधि मिला उनको, डॉक्टर सीवी रमन। उन्होंने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाया या उसके बारे में जो थ्योरी दिया, वह थ्योरी हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकता है। लेकिन बात ये आता है कि रमन का जो इफ़ेक्ट्स है, जो रमन ने थ्योरी दिया है, वो थ्योरी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस का 100% अगर जवाब दिया जाए तो उस थ्योरी का बिना यूज किए जवाब नहीं दे सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ये भी लाइट का एक घटना है। स्कैटरिंग ऑफ
लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज दे रहा हूँ तुम्हें। तुम 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुम्हारे आइडियल टीचर पढ़ाए होंगे, तभी इसको अच्छे से आप समझ पाओगे। ध्यान देना, कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है। इस तरह से तो ध्यान से देखिए, फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सपोज डैट एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है और बाहर से एनर्जी दिए, इसको एच न्यू एनर्जी देते हैं। कितना देते हैं हम लोग? एच न्यू एनर्जी। एनर्जी जो होता है लाइट दे रहे हैं, मान के चलो लाइट फोटॉन से मिलकर बनता है। जब हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे, लाइट का क्वांटम नेचर पढ़ेंगे, तो वहाँ से पता चलेगा लाइट के पास एनर्जी कितना है, एच न्यू। एच प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग रंग का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, जैसे अलग अलग रंगों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। जैसे आपके पास रंग कौन कौन सा है? भी वाइट लाइट में VIVGYOR, ये 7 रंग है विवगयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो लेमडा बढ़ेगा। लेमडा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी वेवलेंथ बढ़ता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बात करें तो रेड कलर का है, और सबसे कम वेवलेंथ की बात करें तो वायलेट कलर का है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशंस होता है। इस तरह से अगर आप जाएंगे इधर, तब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। ये फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं हम लोग, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इधर आने पर, ये एरो मतलब इधर आने पर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। और एनर्जी जो है वह डिपेंड सीधे करता है फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी जो है वह डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। तो बताइए एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा? क्योंकि वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी इसका सबसे ज़्यादा होगा। रेड का सबसे कम एनर्जी होगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। यह सब बातें भी हम लोग सीखे। अब आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। अगर मैं कोई लाइट यहाँ पर दिया, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर काटता है नहीं, और इसके पास नेगेटिव एनर्जी होता है, इसलिए ये घूमते रहता है। जैसे ही एनर्जी देते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी जंप करके आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यानी यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और अपना ऑर्बिट को छोड़कर, स्टेबल जो ऑर्बिट है इसको छोड़कर आगे चला जाता है। उसके बाद चूँकि यह अनस्टेबल ऑर्बिट है, ये फिर ये यहाँ से कभी इस ऑर्बिट में कूद सकता है, या डायरेक्ट इसमें भी कूद सकता है, या डायरेक्ट इसमें भी कूद सकता है। जब एनर्जी देते हैं तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड होकर यह लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है। ऑर्बिट 1 में भी जंप कर सकता है, 2 में भी और 3 में। सपोज डैट यहाँ से जंप यहाँ किया तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, ऑब्वियसली है ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, अगर और उससे थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ, उस सबसे ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। कभी कभी अब एनर्जी है, जब यह हायर से इलेक्ट्रॉन्स लोअर में जंप करता है तो इन एनर्जी को रिलीज करता है।
आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में कि जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो हायर से जब लोअर में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, छोड़ेगा। एक से अगर इसमें गया तो अलग तरह का एनर्जी छोड़ेगा। एनर्जी सीधे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि ये जो h है और ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अलग तरह का अगर फ्रीक्वेंसी छोड़ा तो अलग तरह का एनर्जी निकलेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर ही रंग डिसाइड होता है। तो फ्रीक्वेंसी पर ही रंग डिसाइड होता है, तो इसका मतलब यह अलग रंग देगा, स्पेक्ट्रम बनता है इसका, अलग रंग का स्पेक्ट्रम देगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो अलग कलर का रंग देगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ उछलता है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ उछलता है तो जो कलर का लाइट इस पर इंसिडेंट हुआ था, जितना एनर्जी उतना एनर्जी ही देगा। यह सब बात हम लोग जानते हैं। यानी लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में हम लोग जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर वह हायर में ही नहीं रहता है। वह चूँकि अनस्टेबल ऑर्बिट है इसके लिए ऑर्बिट ये वाला फिक्स है। फिर ये हाई से जंप करके लो में जब आता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज करता है। अब हो सकता है अचानक यहाँ कूद जाए, हो सकता है एक एक करके कूदते जाए। तो जैसे जैसे जितना ऑर्बिट को छलांग लगाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से कलर डिसाइड हो जाता है, जो स्पेक्ट्रम पर हम लोग को साफ साफ दिखता है। उसको हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से हम लोग पढ़े थे अच्छे से। तो यह सब बातें हम लोग को पता है। अब देखिए हम लोग अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ सकते हैं आसानी से। तो ध्यान से देखिए, सपोज डैट एक स्मॉल पार्टिकल है, इस पर वायलेट कलर का कोई लाइट वेव आके इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और ये स्मॉल पार्टिकल यही है, और ये रेड कलर का ये वायलेट कलर का है और ये रेड कलर का है, ऑब्वियसली है। तो ये वायलेट कलर का है और ये रेड कलर का है। जब इस पार्टिकल से टकराएगा तो ये एनर्जी लेकर के आया, मान के चलो इसके पास एनर्जी h न्यू है। यह एटम है जिसका बड़ा ऐसा फिगर दिखाए थे। एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी जब रिसीव करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। अनस्टेबल ऑर्बिट होगा, जब जंप करेगा तो तब कुछ देर के तब वह इलेक्ट्रॉन्स फिर से पुनः अपने स्टेबल ऑर्बिट में जाना चाहेगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में छलांग लगाएगा। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा उस समय एनर्जी रिलीज करेगा। नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से लास्ट से सेकेंड वाला में गया है, कोई थर्ड वाला में जा सकता है, कोई पहले वाला में जा सकता है, जो जितना ज़्यादा ऑर्बिट छलांग लगाएगा, जो जितना ज़्यादा ऑर्बिट नीचे गिरेगा वो उस हिसाब के फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को छोड़ेगा, मतलब वह उस हिसाब से एनर्जी को रिलीज करेगा। तो फ्रीक्वेंसी से सीधा संबंध है लाइट के कलर का। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा छोड़ा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा छोड़ेगा तो जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा उस हिसाब से कलर डिसाइड होगा। परफेक्ट नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली है इसने यहाँ पर स्कैटर होगा ऑल डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर होगा। ये लाइट एनर्जी ऑल डायरेक्शन में स्कैटर होगा, यानी जितना एनर्जी यहाँ था वही एनर्जी इधर भी जाएगा, इधर भी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है यानी री इमिट, पहले यहाँ से आया, एब्जॉर्ब करता है एटम,
या मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल का वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर एब्जॉर्ब करके यह जो बताए उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है और जंप कर जाता है लो से हाई। फिर जब ये यहाँ से अपने पोजीशंस पर जाता है, यहाँ गया तो कम एनर्जी रिलीज किया तो कोई अलग कलर होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया तो कोई अलग कलर होगा, और फिर अगर यहीं पहुँच जाता है तो इसका मतलब जितना एनर्जी दिए थे उतने एनर्जी रिलीज किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब अगर वायलेट कलर दिए हैं तो वायलेट ही मिलने वाला है। अगर रेड कलर को देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी इसके पास एनर्जी कम है, यह लेस स्कैटर होता है। वायलेट कलर के पास ज़्यादा एनर्जी है इसलिए स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। रेड कलर के पास कम एनर्जी है इसलिए इसका स्कैटरिंग कम होता है। तो एक साइंटिस्ट था रेलेज, उन्होंने रिलेशन दिया कि स्कैटरिंग का जो इंटेंसिटी होगा, स्कैटरिंग जो होगा, प्रकीर्णित जो होगा, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकीर्णित जो होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ, किस रंग का भेज रहे हैं उस पर पावर 4 के, यानी वेव लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी स्कैटरिंग का कम होगा। तो ऑब्वियसली है रेड कलर का वेव लेंथ ज़्यादा है तो इंटेंसिटी इसका क्या होगा, कम होगा। नहीं, वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है इसीलिए यह ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, इसका ज़्यादा प्रकीर्णित होता है ये। तो ये सब बात हम लोग सीख लिए हैं। लेकिन रेलेज का जो लॉ दिया है स्कैटरिंग इंटेंसिटी के लिए लैम्डा के टर्म में, ये केवल स्मॉल पार्टिकल के लिए है, ये केवल स्मॉल पार्टिकल के लिए है। जैसे गैस का एटम और मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर ड्रॉप्स रहेगा, माने पानी का बूंद, जैसे बादल में पानी का बूंद रहेगा वहाँ पर, यानी बड़ा साइज हो गया, वो बड़े साइज के लिए रेले का लॉ लगता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम लोग कह सकते हैं द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब पार्टिकल जो एनर्जी को अवशोषित करके फिर से इमिट करता है सभी डायरेक्शंस में, कोई पार्टिकल एनर्जी को अवशोषित करके फिर से सभी डायरेक्शन में जो एनर्जी को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्यों करता है ये भी समझे हम लोग। तो लिखते हम लोग डिफिनेशन सबसे पहले, एक लिखेंगे शॉर्ट में, चूँकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आएगा आपको। एक लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, पहले लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला। व्हेन सनलाइट, कोई भी लाइट ले सकते हैं लेकिन सनलाइट लिए हैं, इज इंसिडेंट ऑन small particles as like gas atom or molecules, then energy of light absorbed by particles, absorbed by electrons in particle। या इलेक्ट्रॉन्स इन एटम या स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल
particle, due to which electrons jumps from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher unstable orbit, and then again falls at lower orbit, due to which energy is released, with different frequency. Energy is released with different frequency, means that it means light re-emits, such phenomena of light is called scattering of light, and such small particle is called scatter. Such small particle is called scatter. और करके दूसरा डेफिनेशन दे रहे हैं, द री-emits light by the scatter, मतलब स्मॉल पार्टिकल is called scattering of light. छोटे कणों या छोटे कण द्वारा, इसका हिंदी लिख रहा हूँ, छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा को
पुनः उत्सर्जित छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये एकदम समझने वाला डेफिनेशन है। एग्जाम में आएगा तो ये लिख दोगे, छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बहुत लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब यह समझता है कि जैसे प्रकाश की किरण किसी छोटे पार्टिकल पर पड़ता है तो वही लाइट सभी डायरेक्शंस में फैल जाता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। लाइट एनर्जी पहले वो एटम या मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट, जिसको स्कैटर कहते हैं हम लोग, वो अवशोषित करता है और जैसा बताए थे अवशोषित करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है एक्साइटेड होकर, और फिर वो अनस्टेबल ऑर्बिट है तो वहाँ से फिर स्टेबल ऑर्बिट में की ओर जब करता है तो फिर जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी रिलीज कर देता है, बाहर निकालता है, तो अलग तरह का रंग दिखने लगता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो रंग भी अलग अलग तरह का दिखेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने समझा करके यहाँ पर लिखा है और एक शॉर्ट डिफिनेशंस दे दिए हैं। जो बच्चे को केवल इंटर से मतलब है वो इस डिफिनेशन से संतुष्ट हो सकते हैं। छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा, वो जो कण है छोटा, वो जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित किया है पुनः उत्सर्जित, छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करने की घटना को फिर से जो उत्सर्जित वो करता है उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका हिंदी जो लिखना चाहेंगे हम बोल देते हैं। जब सूर्य प्रकाश, कोई भी प्रकाश हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये सनलाइट से ही हम लोग ये घटना को देखते हैं। लिखिए, जब सूर्य प्रकाश गैस के एटम या मॉलिक्यूल्स, गैस के अणु या परमाणु जैसे छोटे पार्टिकल पर पड़ता है तो वह कण का अणु प्रकाश ऊर्जा को, उस कण के अणु का इलेक्ट्रॉन, तो उस कण के अणु का इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, मतलब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उछल जाता है। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उछल जाता है, लेकिन उस उच्च कक्षा में
इलेक्ट्रॉन अस्थायी रूप से जाता है तथा पुनः वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप करता है, मतलब उछलता है। उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप करता है, जिसके कारण फिर से प्रकाश ऊर्जा अलग अलग आवृत्ति का निकालता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं तथा जो कण लाइट एनर्जी को अवशोषित करता है, जो कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, उस कण को देखो यहाँ स्केटर कहते हैं। उस कण को स्केटर कहते हैं। तो हम लोग समझ गए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम लोग यह कॉन्सेप्ट को निकाल दें जो पहले कॉन्सेप्ट था कि लाइट अगर किसी छोटे छोटे पार्टिकल पर पड़ता है तो लाइट छितर जाता है। जैसे पानी किसी चीज़ पर गिरेगा तो पानी क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा चारों तरफ। वैसा नहीं होता है बाबू। लाइट जब पड़ता है किसी छोटे पार्टिकल पर तो वह पहले उसको अवशोषित कर लेता है। वह अवशोषित करता है जिसके कारण से उस एटम का, यानी छोटे पार्टिकल के एटम का इलेक्ट्रॉन्स लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप करता है। फिर वह उस हाई ऑर्बिट में अनस्टेबल महसूस करता है, इसीलिए वह फिर से हाई से लो में जंप करता है। जब हाई से लो में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो अलग तरह का लाइट वो इमिट करता है, मतलब अलग फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को इमिट करता है, मतलब अलग तरह का लाइट एनर्जी उत्सर्जित करता है। तो यही जो है घटना, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये नहीं कि सिंपल ये पार्टिकल है, यहाँ पर लाइट पड़ा और वही लाइट छितर गया, ऐसा नहीं होता है। वह लाइट पड़ता है, लाइट एनर्जी आता है और इसके एटम्स तक, उसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच जाता है। वह इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को रिसीव करके लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जंप मारता है और जंप मारने के बाद हाई ऑर्बिट में एनर्जी वो अनस्टेबल महसूस करता है और फिर हाई से लो में कूदता है तो अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को इमिट करता है, बाहर निकलता है, या अलग एनर्जी के लाइट को बाहर निकलता है। तो वही बिखरा हुआ हमें दिखता है। वो बिखरता नहीं है कि पड़ा और वही लाइट छितर गया, नहीं, फिर से निकलता है छोटे छोटे पार्टिकल का एटम। कोई दिक्कत? तो एक अगर आपका दिमाग भारी हो रहा हो, आप केवल +2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी डिफिनेशन से लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा कि छोटे कण द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करने की घटना को नहीं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब ये जो प्रकीर्णन है, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसके बारे में लॉ दिया है कि कौन कितना प्रकीर्णित होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, कौन ज़्यादा प्रकीर्णित होगा और कौन कम होगा, मतलब क्या तीव्रता होगी, इसके बारे में साइंटिस्ट रेले ने दिया है। उसका लॉ को हम लोग पढ़ेंगे।
इसका नाम आप लिख सकते हैं रेलेज लॉ, या इसी चीज को लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम है रेले का नियम। हिंदी हम नहीं जानते हैं इसका, हिंदी नाम है, हिंदी वही होगा। रेलेज यानी रेले का नियम, या इसी चीज को प्रकीर्णन का नियम, प्रकीर्णन का नियम भी कह सकते हैं। रेले ने क्या कहा है ये देखिएगा। कहा इफ साइज ऑफ particle, if size of particle is smaller than wavelength, smaller than wavelength, then scattering intensity is directly proportional to fourth power of wave length of incident light। रेले ने कहा अगर कण मतलब स्केटर का आकार ए से दिखाते हैं, आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा से बहुत छोटा है तो प्रकीर्णन तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी अगर कंडीशंस है, अगर जो है कि साइज मान के चलो ए है, ये बहुत कम है किससे, लैम्डा से, यानी स्केटर जो पार्टिकल से स्केटरिंग होगा लाइट, उसका साइज अगर बहुत कम है किससे, लैम्डा से। कब होता है साइज कम, गैस का एटम या मॉलिक्यूल होगा, किसका होगा, गैस का एटम या मॉलिक्यूल। गैस के एटम या मॉलिक्यूल का साइज
बहुत कम होता है। कोई भी लाइट अगर लें तो आप चाहे वायलेट लो चाहे रेड लो, उससे बहुत कम होता है। यानी सिंपल समझो, गैस के एटम या मॉलिक्यूल्स पर लाइट आके पड़ा है, वाइट लाइट, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो प्रकीर्णन जो होगा लाइट का, जैसे हम इसको मिटाना चाहेंगे, इंग्लिश भी मिटा देता हूँ, लिख लेना। जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल है स्केटर, यहाँ पर आया, ये पड़ा यहाँ पे, इसका वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया लेम्डा। लेम्डा से साइज क्या है, बहुत छोटा है। लेम्डा से थोड़ा लग रहा है यहाँ पर मिस्टेक, देखिए नहीं ठीक है, ये ए लेस देन लेम्डा रहेगा। यानी साइज जो है, जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी गैस का एटम या जो मॉलिक्यूल्स है, ये अगर बहुत छोटा साइज का है लेम्डा के रिस्पेक्ट में, तब बताया है, मान के चलो ये वायलेट लाइट है, क्या है ये, तब क्या बताया है, रेलेज ने कहा स्कैटरिंग इंटेंसिटी जो है, ये कंडीशंस दिया हुआ है कि ए अगर लेस देन लेम्डा होगा तभी ये फार्मूला लागू होगा, लेम्डा टू द पावर 4। स्कैटरिंग इंटेंसिटी जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/4 पावर ऑफ लेम्डा के, यानी जिसका लेम्डा ज़्यादा उसका स्कैटरिंग कम। तो ये फार्मूला आ गया आपका। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए वाजिब में देखिए तो वायलेट कलर का वेवलेंथ कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम, और रेड कलर का कितना होता है, लगभग 7800 एंगस्ट्रम। अगर आपको कहें कि सपोज डैट ये पार्टिकल है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, छोटा कण है, और यहाँ पर आया ये वायलेट कलर है, और ये आया एक बार यहाँ से रेड, ये कम स्कैटर करता है, करेगा अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ। ये है रेड। बताइए यह ज़्यादा स्कैटर होगा और ये कम होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बताइए तो, 3900 गुना 2, 7800 पुर जाएगा ना, 2 गुना ज़्यादा है। यानी इसके वेवलेंथ से यह इसका वेवलेंथ 2 गुना ज़्यादा है। वायलेट कलर के वेवलेंथ से रेड कलर का वेवलेंथ 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या समझे आप, 2 गुना ज़्यादा है तो 2 पर पावर 4, 4 पावर है 2 पर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब इससे यह 16 गुना स्कैटरिंग करेगा। यानी वायलेट कलर रेड कलर से 16 गुना ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा। कोई दिक्कत? स्कैटरिंग करने के बाद ये अलग अलग तरह का एनर्जी निकालता है, हम लोग को पता है। अगर ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है तो ये न्यू 1 होगा, ये न्यू 2 होगा, ये न्यू 3 होगा। अलग अलग तरह का लाइट ये निकालेगा। ये जो लाइट निकला
ये वाला जो एनर्जी लेके आया था, मान के चलो एच न्यू एनर्जी लेके आया, एच न्यू 1, एच न्यू 1, एच न्यू 2, एच न्यू 3, तो ये सब यही एनर्जी जो था, यही एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये फार्मूला को एकदम दिमाग में रखना है। फिर स्कैटरिंग को रमन नामक साइंटिस्ट ने भी समझाया। वो कैसे समझाया ये देखिए। देखिए सीवी रमन नाम है, रमन्स इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम है। when light falls on a small particle, ओके, जिसको हम लोग स्कैटर कहेंगे, then energy absorbed and then re-emit energy and then re-emit energy either with same frequency, comma same frequency, more frequency, more frequency and less frequency। कहा इसने जब प्रकाश छोटे कणों पर पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा कण अवशोषित कर समान ऊर्जा कोमा कम ऊर्जा तथा अधिक ऊर्जा पुनः उत्सर्जित करता है। यानी अगर यह कोई स्कैटर है, छोटा पार्टिकल है और यहाँ पर कोई लाइट आया, मानिए ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाला आया, तो चांस है कि ये न्यू वाला ही निकाल सकता है। जितना एनर्जी दी है उतना टोटल निकाल सकता है,
चांस ये भी है कि इससे कम भी निकाल सकता है, इससे कम भी निकाल सकता है। इसको हम लोग कह दिए V1, सबको नीचे दिखा देंगे। और इससे ज़्यादा भी निकाल सकता है, इसको कह दिए V2। V1 जो है कम है किससे, V से। न्यू 1 जो है कम है किससे, न्यू से। और यह ज़्यादा है किससे, न्यू से। यानी कोई एटम पर इतना एनर्जी इतना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़ता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्ट संबंध रखता है, इसीलिए जहाँ एनर्जी है वहाँ फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जब इस एटम पर पड़ता है तो यह इतना वाला भी निकाल सकता है लाइट को, उससे कम वाला भी निकालता है और उससे अधिक वाला भी निकाल देता है। इससे कम वाला, ध्यान से देखिए, इतनी फ्रीक्वेंसी वाला या इतना एनर्जी वाला लाइट जब पड़ता है तो इतना एनर्जी वाला भी निकालता है और उससे ज़्यादा वाला भी निकालता है और उससे कम वाला भी निकालता है। ज़्यादा वाला निकालने की चांस बहुत कम है, ज़्यादा वाला निकालने का चांस बहुत कम है, मतलब इसकी इंटेंसिटी जो है वह बहुत कम है। कम वाला का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और सेम वाला का इंटेंसिटी सेम है। इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये जो ही न्यू फ्रीक्वेंसी है इससे कम है, ये कंडीशंस को यूज कर सकते हो कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी है इससे कम है, न्यू 1, और इससे अधिक है कौन, न्यू 2। इस तरह का, तो ये वाला सबसे अधिक निकलता है। यानी लाल कलर का लाइट अगर अगर वायलेट कलर का लाइट स्कैटरिंग हुआ तो कम निकलने का चांस, कम फ्रीक्वेंसी वाला कलर कौन सा था, जैसे यहाँ VIBGYOR, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका कम है। यानी अगर वायलेट कलर स्कैटर होगा या तो वायलेट बन के निकलेगा या वायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला निकालेगा जो कि हमको दिखेगा नहीं, वह बहुत कम चांस होता है। और वायलेट अपने नीचे वाला कम फ्रीक्वेंसी वाला निकालेगा, अगर कम फ्रीक्वेंसी का निकालेगा तो इंडिगो निकाल देगा, या ब्लू भी निकाल सकता है या ग्रीन भी निकाल सकता है। यानी एक कलर अगर किसी स्कैटर से स्कैटरिंग होता है तो जरूरी नहीं है कि वह उसी रंग को बाहर करेगा, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, जनरली यह देखा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका उससे कम वाला ज़्यादा स्कैटर करता है, यानी ज़्यादा इमिट करता है स्कैटरिंग के दौरान। तो समझ में आ गया। यानी अगर वायलेट का स्कैटरिंग हुआ, वायलेट भी निकल सकता है, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला भी निकलेगा, ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी वाला ही निकलता है। यह एक्सपेरिमेंट करके रमन साहब ने देखा। और इसका इक्वेशंस भी कहोगे तो हम निकाल सकते हैं, छोड़ो इतने टा से काम चल जाएगा। तो आप इसको लिखिए जल्दी से फटाक से, मिटाता हूं इसको। अब सारे को, ये रमन्स इफेक्ट था। क्या था ये? रमन्स इफेक्ट था। और एक चीज़ नोट करके लिखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नोट करके लिखिए। जैसे साइज अगर बहुत कम था लेमडा से, तब तो ये फार्मूला लगा सकते हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी का। अगर ऐसा रहेगा
साइज जो है पार्टिकल का बड़ा रहेगा किससे, लेम्डा से, तब यह फार्मूला लागू नहीं होगा, आपको पता है। तो लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन लेम्डा, यानी बड़ा, स्मॉल ही रहेगा, थोड़ा साइज क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बड़ा हो जाएगा, जैसे वर्षा का बूंद वगैरह। इफ ए ग्रेटर देन लेम्डा देन scattering of all color of light almost same, तब लेम्डा पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर साइज बड़ा है वेवलेंथ के कंपेयर में, तो प्रत्येक रंगों का प्रकीर्णन समान होती है। तो सभी रंगों का प्रकीर्णन क्या होगा, समान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अगर गैस का पार्टिकल्स है, गैस का एटम है, मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पर अगर स्कैटरिंग हो रहा है तो उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाटर ड्रॉप्स है, क्या है, वाटर ड्रॉप्स, ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये वाटर ड्रॉप्स, वर्षा का बूंद, यानी तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट था। मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक साथ देखा। अब क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाई रेड कलर ऑफ लाइट यूज एज डेंजर कलर, एज डेंजर सिग्नल। खतरा के सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? हर जगह गाड़ी रोकने के लिए ट्रैफिक पर देखते हो लाल सिग्नल जल रहा, मतलब गाड़ी रुकेगा। तो वह लाल रंग का क्यों किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, चूँकि गैस का मॉलिक्यूल्स जो हवा तो है ही प्रेजेंट, तो लाइट जब चलेगा तो हवा के एटम से स्कैटरिंग होगा, उसका होगा कि नहीं? तो छोटा होगा, यानी यह कंडीशन फुलफिल करेगा कि लाइट का जो लेम्डा है वो बहुत छोटा होगा, किससे, ए से। तब रेलेज लॉ लगा सकते हैं। रेलेज लॉ के कारण हम जानते हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लेम्डा। सबसे ज़्यादा लेम्डा किसका होगा? ध्यान से देखिए, VIBGYOR, सबसे ज़्यादा लेम्डा किसका होगा? आर का। जिसका ज़्यादा लेम्डा उसकी स्कैटरिंग कम। अगर लाल कलर का सिग्नल है तो वह जो हमारा एटमॉस्फेयर है या हवा का जो गैस मॉलिक्यूल्स है या एटम है उससे कम स्कैटर होगा और हमारे आँख तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो हाँ, यही चीज़ लिखना पड़ेगा हम लोग को। आंसर में लिखेंगे बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट इज मिनिमम
So scattering intensity मैक्सिमम होता है वेवलेंथ, क्या होता है? मैक्सिमम। सो स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज मिनिमम ड्यू टू व्हिच रेड कलर less scattered so red color used as danger signal। देखियो इसका हिंदी क्या हुआ, आंसर में लिखना है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेवलेंथ, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वह कम प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण वह कम प्रकीर्णित होती है। अतः खतरे के संकेत के लिए लाल रंगों का उपयोग किया जाता है। छोड़ो ये सब, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपके पास और दे रहे हैं। बादल उजला क्यों दिखाई देता है? बादल उजला क्यों दिखाई देता है? इस चीज पर चलेंगे। बादल उजला क्यों दिखाई देता है? बादल का बूंद के लिए रेलेज का नियम नहीं लगने वाला है, क्योंकि बादल का बूंद बड़ा है, यानी लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बादल का बूंद का साइज ज़्यादा है। जब ज़्यादा रहता है साइज वेवलेंथ के तुलना में, तो ऑलमोस्ट सभी कलर एक तरह से स्कैटर होगा। बादल पे बूंद पर पड़ा, सभी लाइट सब स्कैटर हुआ, सब एक तरह से स्कैटर होता है। जब व्हाइट लाइट आया, सब अपने अपने तरह से स्कैटर हुआ और सब फिर मिलकर मेरे आंख तक पहुंचा, तो सब मिल जाएगा तो फिर से व्हाइट ही बनेगा ना। इसीलिए बादल कैसा दिखाई देता है? उजला दिखाई देता है। तो लिखेंगे व्हाई क्लाउड सिम व्हाइट। बादल या इसी को मेघ कहते हैं, मेघ उजला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है?
आंसर लिखेंगे बिकॉज साइज ऑफ वाटर droplets is much greater than wavelength of light. So all color scattered almost same. Due to which after scattering combined all color and seem white. हिंदी लिखिए इसका, क्योंकि मेघ में मौजूद पानी के बूंदों का आकार प्रकाश के वेवलेंथ के तुलना में बड़ा होता है, जिसके कारण सभी रंगों का प्रकाश एक जैसा प्रकीर्णित होता है। सभी रंगों का प्रकाश एक जैसा प्रकीर्णित होता है तथा इसके बाद सभी रंग मिल जाता है, अतः मेघ उजला दिखाई देता है। अब क्वेश्चंस और 2 ठो दे रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं, खुद करना। व्हाई स्काई सिम बोलो, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? दिन में आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चंस आप लोग बना के रखिए, उसके बाद बताएंगे। दूसरा, एट द
टाइम ऑफ सन राइज एंड सनसेट सन appears या seem reddish कलर। हिंदी हुआ इसका, सूरज उगने के समय तथा सूरज डूबने के समय लाल या लाल धब्बा, लाल या लाल धब्बा, सीधा लिखो लाल, लाल क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है, दोनों का आंसर आपको देना है। नहीं समझ में आएगा तो सब ये लिख देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो फिर भी नंबर दे देगा बिहार बोर्ड, तो फिर भी नंबर देगा। जितना क्वेश्चंस पढ़ा है सबका एक ही जवाब है, क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।